हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व्ड पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, खंड या। खंड या में क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय ये हमने जो है 2022 के सेट नंबर 3 में करा दिया है। इसका वीडियो नंबर 4 आप वहां से वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। सन 2022 का सेट नंबर 3, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट दे रखा है, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलाम का आवेश है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसका मान दे रखा है, इसका जो हम आंकिक भाग है उसको सॉल्व करेंगे। आंकिक भाग, ठीक है ना। आंकिक भाग ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंकिक भाग है, इसमें क्यू का मान दे रखा है आपका 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम, ठीक है। और इसमें दे रखा है वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स 1.5, तो वैद्युत फ्लक्स कितना है, फाई बराबर 1.5। ये आपका है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना। कोई बेलनाकार पृष्ठ है इस टाइप से, ठीक है ना। इसके दो सपाट पृष्ठ है और एक वक्राकार पृष्ठ है। इसमें जो सपाट पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लीजिए क्या है, इसमें φ1 ये φ2 और यहाँ पर क्या होगा φ3, ठीक है। तो चित्र के अनुसार हम लिखेंगे φ कुल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3, ठीक है ना। परंतु φ1 और φ2 क्या है, ये दोनों सेम पृष्ठ है, ठीक है। इनसे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि माना φ1 बराबर φ2 बराबर मान लेते हैं क्या, फाई। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा φe बराबर φ1 क्या होगा 2 प्लस ये आपको हो जाएगा φ3, ठीक है ना। और ये आपका दे रखा है φe, ठीक है ना। और हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बराबर ये आपको हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा φ3। और ये आपका φ3 की ही वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। φ3 बराबर 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हमें यहाँ से 2 फाइंड करना है, ठीक है ना। फाई का मान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 बराबर ये आपको हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का आ जाएगा आपका φ3, ठीक है ना। तो 2 बराबर यहाँ से आपका क्यू का मान कितना दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है आपका 17.7 गुणा 10 की पावर -12 बटे में एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर, ये भी क्या होता है आपका -12, ठीक है ना। -φ3 का मान कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो यहाँ से आपको 2 बराबर, ठीक है, यहाँ से 10 की पावर -12 से कैंसिल हो जाएगा। 17.7 एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर 8.85, ठीक है। 2 के बाद दशमलव ये है, 2 के बाद दशमलव ये, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1.5, ठीक है ना। 2 बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 885 दूनी, ठीक है, 2 माइनस 1.5 या φe बराबर 1.5 में से घटाएंगे तो आपको 0.5 और 2 इसके बटे में आएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा φ बराबर 0.25, ठीक है ना। आपको मिल जाएगा φ बराबर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें हमें निकालना था वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी धातुवीय चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है ना। धात्विक चालक की वैद्युत धारिता, क्वेश्चन नंबर यह देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अथवा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 अथवा है। सबसे पहले इसमें धात्विक चालक की वैद्युत धारिता, ठीक है ना, धात्विक चालक की वैद्युत धारिता, हेडिंग बनाएंगे वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को, विभवांतर के अनुपात को वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यह देखते हैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना, ये समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप से। ये आपका प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस चार्ज होगा, ठीक है, प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? पृथ्वी से कनेक्ट, ठीक है, ये हमने अर्थ कर दिया इसके लिए, ठीक। यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू, ठीक। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल डी है, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है? टी, टी मोटाई है, ठीक है ना, टी मोटाई है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे माना समांतर प्लेट, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इनके बीच की दूरी, इनकी जो बीच की दूरी क्या है वो स्मॉल डी है, ठीक है ना, इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक, के परावैद्युतांक तथा टी मोटाई का, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है, पदार्थ भरा है,
ठीक है ना। तब प्लेटों के बीच यहां लिखेंगे वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वायु क्षेत्र में, ठीक है ना। वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां से E1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। इसी प्रकार परावैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत क्षेत्र में, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी E2 बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना, Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, B बराबर क्या होता है सूत्र, B बराबर E इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम B बराबर D माइनस टी प्लस E2T, ठीक है ना। क्योंकि वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, ये T मोटाई की प्लेट है, तो D में से T घटाएंगे तो वायु क्षेत्र बचेगा, ठीक है ना। B बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2T, तो B बराबर E1 का मान रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस E2 का मान कितना है, E2 का मान है आपका Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी, ठीक है। तो B बराबर आपको मिल जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा D माइनस टी, और यहाँ से आपको बचेगा T अपॉन में K, ठीक है। हमें फाइंड करना है वैद्युत धारिता, ठीक है। अतः वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, ठीक है। वैद्युत धारिता क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B, Q का मान कितना है, ठीक है ना, Q का मान Q रहेगा अपॉन B का मान ये रखेंगे हम Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, और ब्रैकेट में आपका जाएगा D माइनस टी प्लस का T अपॉन में K, ठीक है ना। इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां मिल जाएगा C बराबर, ठीक है ना, C बराबर ये एप्सिलॉन नॉट A आपका जाएगा किसमें, अंश में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी और प्लस का T अपॉन K, D माइनस टी प्लस का T अपॉन K, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, वैद्युत धारिता, ठीक है। वैद्युत धारिता समांतर प्रेषण की वैद्युत धारिता, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी और प्लस का क्या हो जाएगा T बटे में K, ठीक है ना, T बटे में K। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंकित द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। अंकित द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सामने चित्र दे रखा है जिसमें एक कोई पर्दा है, इसमें छिद्र है और जिसको एक बड़ी प्रकाश स्रोत से इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसके सामने जस्ट थोड़ी दूरी पर एक दूसरा पर्दा है, ठीक है, जिस पर इसके समांतर छिद्र ना होकर कुछ ऊपर और कुछ नीचे इसके छिद्र किए गए हैं S1 और S2, ठीक है। S1 से चलने वाला एक बड़ी प्रकाश हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 और S2 पर द्वितीयक क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं
S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती है, ठीक है ना। एक बड़ी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली द्वितीय तरंगाएं वो S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं, ठीक है। और ये तरंगाएं अध्यारोपण के पश्चात d दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकर्ण फ्रिंजे बनाती हैं, ठीक है। व्यतिकर्ण फ्रिंजे बनाती हैं जहां पर बिंदुओं पर केंद्रीय फ्रिंज और इससे x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमने मान लीजिए कोई दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने, और यहाँ पर जो है S1 और S2, ठीक है, जो दो रेखा क्षेत्र है इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। यहाँ से पर्दे की दूरी कितनी, कैपिटल डी है। और यहाँ से हमने मान ली ये प्रथम दीप्त फ्रिंज कहाँ प्राप्त होती है हमें, केंद्रीय फ्रिंज O से P बिंदु पर x दूरी पर, ठीक है। तो इसके लिए हमने बिंदु P को यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो ये एक एंगल यहाँ से हमने डाला S1A, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है त्रिभुज S1 S2A, त्रिभुज S1 S2 और A, ये वाला त्रिभुज, और PCO, ठीक है ना, PCO, इसमें ये 90 डिग्री का है। और यहाँ भी इसमें क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज में S1 S2A और त्रिभुज PCO समरूप है, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज होंगे। अतः समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे S2A, ठीक है ना, ये वाली भुजा S2A अपॉन S1 S2, ठीक है, अपॉन S1 S2 बराबर होना चाहिए OP, ठीक है ना, OP, और बटे में क्या होना चाहिए, PC बटे में क्या होना चाहिए, PC। तो ये आपका हो गया। परंतु जो OP PC है वो लगभग CO के बराबर होगा, ठीक है। यदि बिंदु P जो है वो बिंदु A के क्या हो, नजदीक हो, ना, पास में हो, तब जो PC डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, P बिंदु किसके पास है, वो के पास तो हो जाएगा CO, ठीक है। S2A ये क्या है, ये जो है S1 और S2 से बिंदु P पर मिलने वाली तरंगिकाओं के बीच में क्या है, पथांतर है, ठीक है ना। S1P और AP ये दूरी कैसी है, बराबर है। केवल इसमें पथांतर कितना है, S2A, ठीक है ना। S1P और AP में पथांतर कितना है, S2A, ठीक है। इनके रास्तों में जो अंतर है, पथों में अंतर है, वो क्या है, S2A का। तो S2A में फाइंड करना है। और S1 S2 कितना दे रखा है, D दे रखा है। ये OP, ठीक है, OP कितना है, हमने ये मान लिया x है। और PC यहां से यहां तक की दूरी जो है आपकी CO, PC किसके बराबर है, वो CO के बराबर मान लिया हमने, ठीक है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, कैपिटल D हो जाएगी, ठीक है। यहां से पथांतर निकालेंगे, S2A बराबर ये आपको हो जाएगा x इंटू डी अपॉन डी। और पथांतर को हमने दर्शा दिया किससे, लैम्डा से, लैम्डा बराबर XD अपॉन कैपिटल D, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, ठीक है, जो पथांतर होता है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है, डॉट डॉट इस क्रम में होता है। तो उस कंडीशन पर हम x का जो मान निकालेंगे, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होगी वो x बराबर m d लैम्डा d, जहां पर m 0 1 2 3 4, ठीक है ना, इस टाइप से। ये आपका हो गया केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए, ठीक है। और केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए पथांतर कितना होता है, लैम्डा बटे 2, ठीक है ना। लैम्डा बटे 2 का क्या होता है, 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी थी वो कितनी होती है, उनके पथांतर होता है वो लैम्डा बटे 2 का। तो लैम्डा बटे 2, दूसरी क्या, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, इस टाइप से, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो XD अपॉन डी है, ठीक है ना, XD अपॉन डी जो पथांतर है, ये क्या है आपका XD अपॉन डी पथांतर, ये किसके बराबर है, m माइनस 1/2। ये हमने क्या वाली एम भी अदीप्त फ्रिंज के लिए m, ठीक है ना, m माइनस 1/2 इंटू लैम्डा, सॉल्व करेंगे m माइनस 1 और लैम्डा का मान डी लैम्डा बटे d हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये d ऊपर जाएगा इंटू डी अपन में नीचे आएगा। तो m माइनस 1/2 डी लैम्डा बटे डी, x बराबर 2m माइनस 1 डी लैम्डा बटे में ये आपका 2 एलसीएम लेंगे यहाँ से तो आपका 2d आ जाएगा, ठीक है, 2m माइनस 1 2d। अतः दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हमें फाइंड करनी है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को दर्शाते किससे, W से, ठीक है। तो W से दर्शाएंगे तो ये क्या है, m + 1 भी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई,
माइनस एम बी फ्रिंज, ठीक है। एम बी और एम प्लस वन बी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई एम प्लस वन बी में से घटाएंगे एक्स एम, ठीक है। एक्स एम प्लस वन क्या है, एम प्लस वन बी दीप्त फ्रिंज की दूरी केंद्रीय फ्रिंज से, और ये क्या है, एम बे क्रम की दीप्त फ्रिंज की दूरी किससे, केंद्रीय फ्रिंज से, ठीक है। मान पुट करेंगे इस वाली एक्स बराबर एम डी लैम्डा डी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम की जगह क्या रखना है हमें, एम प्लस वन, ठीक है। एम प्लस वन डी लैम्डा बटे डी, और माइनस एम बी फ्रिंज के लिए सीधा सीधा रख देंगे एम डी लैम्डा बटे डी। सॉल्व करेंगे तो डी लैम्डा बटे डी एम डी लैम्डा बटे डी हो जाएगा, प्लस वन से गुणा करेंगे तो डी लैम्डा बटे डी, माइनस ये आपका माइनस का एम डी लैम्डा अपॉन में डी। ये दो सेम है और विपरीत चिन्ह के हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। डी लैम्डा बटे डी बराबर में क्या मिलेगा, डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा बटे डी। तो ये आपका आगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा बटे डी। इसी प्रकार हम निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, है ना। अदीप्त फ्रिंज के लिए उसके लिए भी क्या करना है हमें, हमने इसको मान लिया एक्स डैश एम प्लस वन, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज के लिए एम प्लस वन बी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, और एम बी फ्रिंज के लिए एम बी क्रम के अदीप्त फ्रिंज के लिए केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, इसमें से घटाएंगे तो एम प्लस वन, ठीक है। अब इस वाले में हमें क्या करना है, एम की जगह क्या रखना है, एम प्लस वन रखना है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर टू एम, एम की जगह हमने रख दिया एम प्लस वन माइनस वन, ठीक है, और डी लैम्डा बटे टू डी, माइनस टू एम माइनस वन डी लैम्डा बटे टू डी, ठीक है। डी लैम्डा बटे डी क्या है हमारा, कॉमन है दोनों में, तो किया जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका टू एम और दो एकम दो माइनस का वन, और यहाँ से ये माइनस का टू एम हो जाएगा, माइनस माइनस के यहाँ बन जाएगा आपका प्लस वन, ठीक है। टू एम से टू एम कैंसिल, दो और एक क्या आ जाएगा तीन, तीन में से घट तीन, थ्री माइनस वन, डी लैम्डा अपॉन टू डी, थ्री में से वन घटाएंगे कितना बचेगा टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा बटे डी। तो ये आपका आ गया अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक और अदीप्त दोनों के लिए क्या आता है, व्यंजक सेम आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 अथवा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अथवा, क्वेश्चन नंबर 7 अथवा है, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट से ये वाला जो क्वेश्चन है हमने 2022 के सेट नंबर 3 में करा दिया है, ठीक है ना। 2022 के सेट नंबर 3 में, जिसका आप वीडियो नंबर 4 वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो आंकिक भाग है, एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। लेंस से आपतित समांतर कणपुंज अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाता है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण, ठीक है ना, एक दूसरे से कहाँ रखे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं, ठीक है। समांतर कणपुंज, ठीक है, जैसे लेंस से कोई समांतर कणपुंज है, इस प्रकार से समांतर कणपुंज, और वो लेंस से अपवर्तित होकर और यहां से क्या होगा, इस दर्पण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होने के पश्चात ये बिंदु ऊपर, इसकी जो प्रकाशिक केंद्र है ओ, ऊपर क्या होगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे आकर किरणें, ठीक है। यदि हम ये मान लें कि दर्पण ना होता, ठीक है ना, ये समतल दर्पण नहीं होता, तो ये आपकी किरणें कहाँ मिलती जाकर, ये बिंदु एफ पर, ठीक है ना, कहाँ मिलती, बिंदु एफ पर, और जो बिंदु एफ होता है इसका क्या होता, फोकस, ठीक है। परंतु समतल दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उसका फोकस उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ये ओ पॉइंट है और यहाँ पर आपका पॉइंट है मान लीजिए कोई एम पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट एम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम, ठीक है। समतल दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार
वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो F बराबर जो फोकस होगा, है ना, फोकस दूरी जो होगी समतल दर्पण की, जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी OM बराबर MF, है ना, OM बराबर MF। अर्थात OM कितना दे रखा है 20, ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, तो आपको हो जाएगा F बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।